Hello everyone and welcome back to Dr. Asif lectures. Today we are going to start female reproductive organs, which is chapter number 31 from BDCVol2 2. Okay? अच्छा, जो female reproductive organs हैं इसमें actually दो topics involved हैं. One is called the internal and the other one is called the external genital organs. ठीक है? तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पे अलग चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो विच इज़ चैप्टर नंबर 28. बट आज की वीडियो का टॉपिक है टू डिस्कस द एनाटमी ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स. ठीक है, तो इंटरनली जितने भी ऑर्गन्स हैं जिसमें बेसिकली ओवरीज हैं, देन देयर आर फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स, देन देयर इज यूट्रस एंड देन द वजाइना. तो ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं इनकी एनाटमी आज हमको डिस्कस करनी है. ठीक है, द ओवरीज आर होमोलोगस टू टेस्टिस ऑफ मेल्स बट लाई विद इन द पेल्विस. सो जो ओवेरियन स्ट्रक्चर्स हैं, ओवरी बेसिकली गोनेड है. सो इन फीमेल्स द गोनेड्स आर ओवरी एंड गोनेड्स आर एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस बेसिकली जर्म सेल्स. सो अगर मेल गोनेड है टेस्टिस तो वहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वी नो दैट. एंड फीमेल जो गोनेड है ओवरीज, दे प्रोड्यूस ओवम. ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ द ओवरी. अब करेंगे ये कि इस पूरी वीडियो में वन बाय वन विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद ओवरीज और एक एक करके इंटरनल जेनिटेलियल जो ऑर्गन है उसको पिक करते जाएंगे और उनकी एनाटमी डिस्कस करते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ओवरीज. मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि देयर आर ओवरीज लोकेटेड देयर एंड ओवरीज के बाद ये पूरा यूट्राइन ट्यूब है, यूट्राइन ट्यूब के बाद यूट्रस है और यूट्रस के बाद वजाइना है. सो बेसिकली ये चार हमको हेडिंग्स में इस चैप्टर को कवर करना है. फर्स्ट विल बी द ओवरी, then will be the uterine tube, then will be the uterus, and number 4 will be the vagina. So let's start discussing the anatomy of ovaries. अच्छा, ovaries are female gonads, ये बात हमको अब तक मालूम है. कहाँ होती है? देखें, मेल जो गोनिड्स हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इन अ वे नॉट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आई शुड से. सो दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल रीजन, सो दे आर हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. लेकिन जो फीमेल गोनिड्स हैं ओवरीज, दे लाई इन द ओवेरियन फोसा विच इज़ एक्चुअली इन द लेटरल पेल्विक वॉल. और ये पेल्विस में होता है बेसिकली. सिंपल टर्म्स में द ओवरीज आर लोकेटेड इन पेल्विस नियर टू द लेटरल पेल्विक वॉल. जो हमने पेल्विस की डिफरेंट बोन्स पढ़ी हैं, इलियम, इशम, जो पेल्विक गर्डल है उसकी जो लेटरल पेल्विक वॉल है, दैट इज द प्लेस वेयर ओवरीज आर प्रेजेंट. द ट्विन नंबर राइट एंड लेफ्ट साइड एंड द प्लेस वेयर द ओवरीज आर प्रेजेंट इज नोन एज ओवेरियन फोसा. और ये जो फोसा है इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. जो एम्ब्रियो में अम्बिलिकल आर्टरी थी बट अब एडल्ट्स में ऑब्लिटरेट हो गई है. एंड पोस्टीरियरली बाय द यूरेटर एंड इंटरनल आइलियक आर्टरी. सो दैट्स अ गुड डायग्राम विच इज शोइंग द ओवरी फ्रॉम द लेटरल साइड. तो अगर इस ओवरी को हम देखें, सो दिस ग्रे बिट जस्ट लाइक टेस्टिस यू सी हियर, दैट इज द ओवरी. इस ओवरी को अगर हम देखें, सो एंटीरियरली, इसके एंटीरियरली देयर इज दिस ग्रीन थिंग विच इज द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी एंड पोस्टीरियरली देयर इज यूरेटर. ये यूरेटर है जो यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रही है एंड द इंटरनल आइलियक. सो ये जो फोसा यहाँ बनता है जिसमें एक्चुअली ओवरी पोजिशनड है, इस फोसा को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवेरियन फोसा. सो एंटीरियरली इट इज बाउंड बाय द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल artery and posteriorly it is bound by the ureter as well as the internal iliac. Okay, the position of the ovary is variable in nulliparous women, यानी वो females जिन्होंने अभी बच्चा पैदा नहीं किया है, which means they have never been pregnant, they have never delivered a baby. Its long axis is nearly vertical so that the ovary is usually described as having an upper pole and a lower pole. यानी nulliparous females में it is something like this, it is vertical, you see, it is like this, vertical. लेकिन later on it becomes horizontal, you see, ये change of plane आप देख रहे हैं in a nulliparous and in a woman who has become pregnant at least once. So ये डिफरेंस आ जाता है. हेयर यू सी दिस इज वर्टिकल एंड हेयर यू सी दिस इज हॉरिजॉन्टल. तो ये जब वर्टिकल होती है नलीपेरस में, देयर इज एन अपर पोल एंड देयर इज अ लोअर पोल. लेकिन फिर जब ये रोटेशन हो जाती है, इसमें जो अपर पोल है इट बिकम्स द लेटरल पोल एंड द लोअर पोल बिकम्स द मीडियल पोल. ओके, ये यहाँ बात लिखी हुई भी है. हाउएवर इन मल्टीपेरस वुमेन द लॉन्ग एक्सिस बिकम हॉरिजॉन्टल सो दैट द अपर पोल पॉइंट्स लेटरली एंड द लोअर पोल पॉइंट्स मीडियली. यानी ये ऐसे रोटेट हो जाती है इस डायरेक्शन में. सो ये जो अपर वाला पोल है इट बिकम्स द लेटरल पोल, इट बिकम्स दिस वन एंड दिस लोअर पोल बिकम्स द मीडियल पोल. ओके, इजी बिट है, अब तक कोई ऐसी बात नहीं जो मुश्किल हो. नाउ सम एक्सटर्नल फीचर्स. इन यंग गर्ल्स before the onset of ovulation, which means before the age of menarche. Menarche is the age when the menstrual cycle for the first time begin. और menarche से पहले, ovulation से पहले, the ovaries have a smooth surface which are grayish pink in color
आफ्टर प्यूबर्टी, ना प्यूबर्टी इज द एज ऑफ मिनार्की, यानी जब पहली दफ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं फीमेल्स में, दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी और द एज ऑफ मिनार्की. ठीक है. द सरफेस ऑफ ओवरी बिकम्स अनइवन एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू ग्रे. सो समथिंग लाइक दिस, इट बिकम्स अनइवन. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज एन ओवरी फ्रॉम अ यंग फीमेल, बिल्कुल स्मूथ राउंडेड सरफेस, वर्टिकल ओरिएंटेशन. लेकिन यहाँ देखें, इट इज़ लाइक दिस, इसमें lobules बन जाते हैं टाइप के सरफेस पर. सो एंड इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल. तो दिस इज वन चेंज एंड द कलर चेंजेस एज वेल फ्रॉम पिंकिश टू ग्रेइश. Each ovary has two poles or extremities. These are called the upper pole or the lower pole, which later on becomes the lateral pole and the medial pole, obviously. And there are two borders, anterior border और उसके बाद है पोस्टीरियर बॉर्डर. अब इन दोनों बॉर्डर के अलग अलग नाम भी हैं. द एंटीरियर बॉर्डर इज ऑल्सो नोन एज मीजोवेरियन बॉर्डर. अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम पे वाई इट इज कॉल्ड मीजोवेरियन. एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री बॉर्डर. एंड ऑल्सो देयर आर टू सर्फेसेस, लेटरल सर्फेस एंड मीडियल सर्फेस. तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं इनके रिलेशनशिप्स के साथ. सो ओवरी इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसके कुछ पेरिटोनियल रिलेशंस आपने याद रखने हैं और कुछ इसके विसरल रिलेशंस याद रखने हैं. सो पेरिटोनियल रिलेशंस देखते हैं. द ओवरी इज almost entirely covered with peritoneum. So important point, most of the ovary is covered with peritoneum except along the mesovarian or the anterior border where the two layers of the covering of the peritoneum are reflected onto the posterior layer of the broad ligament of the uterus. The ovary, अब ये पहले यहाँ तक की बात समझ लें फिर आगे बात बताता हूँ. So if we look at this diagram, देखें एक वर्ड अभी बार बार हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, which is the broad ligament. Broad ligament of uterus, इसका नाम क्या है? ब्रॉड लिगामेंट. और ये होता भी ब्रॉड ही है. अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं जो रेलिवेंट, सो समथिंग लाइक दिस, यू सी. सो हियर वी हैव द यूट्रस और ये फिर लेटरल स्ट्रक्चर्स हैं. दिस इज ऑल द फैलोपियन ट्यूब एंड हियर वुड बी द ओवेरियन स्ट्रक्चर. ठीक है. ये सारा कवर्ड होता है एक, आप समझ लें गलाफ की तरह. गलाफ समझते हैं? कवरिंग, चादर. और जैसे तकिया होता है ना यार, तकिए के ऊपर एक गलाफ लगा देते हैं तो पूरा तकिया उसमें कवर हो जाता है. बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर्स को, यूट्रस को और ये लेटरल स्ट्रक्चर्स को एक कवर की तरह कवर किया हुआ होता है ब्रॉड लिगामेंट ने. सो ब्रॉड लिगामेंट इज अ वेरी ब्रॉड लिगामेंट, इसीलिए इट इज कॉल्ड ब्रॉड एंड इट कवर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो ये ब्रॉड, आपको लिगामेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे ये जो ब्लू वाली चीज़ है सारी, ऑल दिस ब्लू थिंग is the broad ligament. So everything here is under cover of the broad ligament. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया जहन में तो अब जरा यहां देखें. दिस इज द ओवरी. So the ovary is all over surrounded by the peritoneum apart from the anterior pole. ठीक है. anterior pole पे क्या हो रहा है कि the mesentery ऐसे complete नहीं है, यानी it's not happening like this. So for example if I have to draw कि अगर complete covering होती तो it would have been something like this, ऐसे पूरा सर्कल कर लेता. लेकिन पेरिटोनियम की complete covering नहीं है. यहाँ से पेरिटोनियम anterior side से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है and becomes continuous with this posterior border. This is the posterior layer of the broad ligament. तो ये जो आगे का हिस्सा है यहाँ ऐसे समझ लो आसान जबान में कि जगह खाली है, और ये जो जगह खाली है इज व्हाट वी नोन एज मिजोवेरियम. तो ये एक्चुअली ब्रॉड लिगामेंट ही का पार्ट है, उसकी कंटिन्यूएशन है. यहाँ ये कंप्लीटली कवर्ड नहीं है, दैट इज अ बेयर एरिया. और इस बेयर एरिया की इंपॉर्टेंस है, देखो यही वो जगह है जहाँ से ओवेरियन वेसल्स एंटर और एग्जिट करती हैं. सो आपको किसी भी ऑर्गन में एक जगह ऐसी चाहिए होती है जहाँ से कोई ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई वो एंटर हो सकें, एग्जिट हो सकें. सो वो जगह भी अगर पूरी पेरिटोनियम से बंद कर देंगे तो फिर ये एंट्री एग्जिट का फिनोमेना कैसे होगा? घर में सोचें चारों तरफ अगर दीवार होगी और दरवाजा होगा ही नहीं तो एंटर कहाँ से होंगे? सो दैट्स काइंड ऑफ द दरवाजा, द मीजोवेरियम, एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंटीरियर बॉर्डर, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी. ठीक है. जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कहीं किसी चीज के साथ एग्जैक्टली बाउंड नहीं है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड फ्री बॉर्डर. ओके. सो ये एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर का कॉन्सेप्ट ये है. द ओवरी इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय अ शॉर्ट फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड मीजोवेरियम. ये मीजोवेरियम का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बता दिया. अच्छा, द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द मीजोवेरियम इज कंटिन्यूअस विद द क्यूबाइडल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी. सो पॉइंट ये है कि ये जो मीजोवेरियम है, ये वाला पार्ट जो कि ब्रॉड लिगामेंट के साथ कंटिन्यू है एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द कवरिंग ऑफ द ओवरी, और एपिथेलियल कवरिंग है. सो इट इज़ वेरी क्लोज कवरिंग, वेरी क्लोज कवरिंग. सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि एपिथेलियम ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट देन कंटिन्यूज एज द एपिथेलियम ऑफ द ओवरी. सो दैट्स सो क्लोज.
अच्छा जी, द मीजोवेरियम ट्रांसमिट्स द वेसल्स एंड नर्व्स टू एंड फ्रॉम द ओवरी। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इट इज़ लाइक द गेट वे टू द ओवरी। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओवरी में ब्लड सप्लाई कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से एग्जिट होती हैं, सो दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द मीजोवेरियम। ये ओवरी का दरवाज़ा है। ओके, नाउ द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इन्फंडिबुलम ऑफ द यूट्राइन ट्यूब and the upper pole of the ovary to the external iliac vessels form a distinct fold which is known as the suspensory ligament of the ovary, or it is also called the infundibulopelvic ligament. It contains ovarian vessels and nerves. Diagram पे देखते हैं तो फिर बात समझ में आएगी. So the point is, मैंने आपको बताया कि जो ब्रॉड लिगामेंट है इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी ब्रॉड स्ट्रक्चर, और बाज़ एरियाज़ पर इट बिकम्स थिकेंड एंड स्पेशलाइज्ड, और जो वो थिकेंड और स्पेशलाइज होता है तो फिर उसके अलग अलग नाम उन एरियाज़ पर रखे जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ बैंड विच इज़ नोन एज सस्पेंसरी ligament of the ovary. So if you look at the diagram here, let me tell you where is the suspensory ligament. So this one, in every diagram they have shown it. So here for example is the ovary, and we are talking about the thickening of the broad ligament in the lateral border, and so this is the uterus, therefore I know this is medial. This is ovary, therefore I know this is lateral, and this would be the lateral most part of the broad ligament. And here you see this is the specialized thickening which is called suspensory ligament of ovary. So this is the suspensory ligament of ovary. In each diagram you see suspensory ligament is present towards the lateral part. Okay, here this would be the suspensory ligament. So it is actually between the parts of the fallopian tube, infundibulum particularly, and it is suspending the ovary in connection with the infundibulum. और यहाँ इस particular ligament से कौन कौन सी vessels गुजर रही हैं, the ovarian arteries are passing through it. Okay, so that's an important one to remember. Suspensory ligament which is present on the lateral side, also called the infundibulopelvic. Infundibulo इसलिए क्योंकि infundibulum से निकल रहा है, pelvic इसलिए क्योंकि ovary की तरफ जा रहा है और ovary pelvis में है. So infundibulopelvic ligament या suspensory ligament इस पूरी चीज़ का नाम है जो यहाँ green structure है. Okay, then so all this is done. These are all the peritoneal relations. So peritoneal relations में क्या क्या बातें याद रखनी है कि most of the ovary is surrounded by peritoneum apart from the anterior part जहाँ पे mesothelium है, और वो mesothelium is the gateway for ovarian vessels. Okay, फिर एक आपको broad ligament की specialized thickening याद रखनी है which is the suspensory ligament. Now let us talk about some visceral relationships of ovary. Upper pole जो है which is also called the tubal pole, it is broader than the lower pole and is related to the uterine tube and external iliac vein. The right ovary may be related to appendix. That's an important one because appendix में inflammation काफ़ी common है, इसलिए appendix को treat करने के लिए ये operation बड़ा common है कि body को open करके appendectomy करते हैं, appendix निकाल देते हैं. So one has to be very very clear about this कि upper pole of the ovary is in a close contact with the appendix on the right side. So surgery में you have to be careful. The ovarian fimbriae are suspensory, and the suspensory ligament of the ovary are attached to the upper pole of the kidney. So this is the upper pole of the kidney, and अगर मैंने eraser लेना था और मैंने marker घुमा दिया. Anyways, so here if you see, this is the suspensory ligament and this is the upper pole, and the upper pole is in connection with the fimbriae of the uterine tube. और इस diagram में भी ऐसे ही है. देखो ये फिम्ब्री है और ये अपर पोल ही है इस वक्त. इसको ऑलरेडी इसकी पोजीशन जो है वो लेटरल हो गई, बट ऐसा नहीं है कि अब इसको हम लेटरल पोल ही नाम दे, इसको अभी भी अपर पोल ही कहते हैं और इसी तरह इसको पहचाना जाता है. और इसका दूसरा नाम है इस अपर पोल का ट्यूबल पोल. इसका देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एंड इट्स इजी वन टू अंडरस्टैंड. देखो जब ओवरी में से ओवम ने निकलना है तो ऑब्वियसली उसने जाना है इस फिम्ब्री में और फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्राइन ट्यूब के अंदर. सो वो पार्ट ओवरी का जो पूरे फैलोपियन ट्यूब के साथ या यूट्राइन ट्यूब के साथ कनेक्शन में है वो अपर पोल है. इसीलिए इस अपर पोल को हम ट्यूबल पोल भी कहते हैं बिकॉज इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द ट्यूब. ओके, और अपर पोल पे सस्पेंसरी लिगामेंट भी मौजूद है. सो दीज आर ऑल द रिलेशंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. देन लेट अस टॉक अबाउट द लोअर पोल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द यूट्राइन पोल बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द यूट्रस. यू सी दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द लोअर पोल एंड इट इज टुवर्ड्स द यूट्रस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द यूट्राइन पोल. It is narrower than the upper pole and is related to the pelvic floor. It is connected by the ligament of the ovary. Now here is another ligament which you should remember, and that is called the ligament of ovary. This is the ligament of ovary which
which kind of connects the lower pole with the uterus. Okay, right. The ligament lies between the two layers of the broad ligament of the uterus and contains smooth muscle fibers as well. हर जगह यहाँ पर आपको broad ligament ज़रूर दिखेगा. मैं स्टूडेंट्स को अक्सर समझाता हूँ कि यहाँ याद रखने का आसान तरीका ये है कि ऐसे याद रखो कि भाई हर चीज़ broad ligament के अंदर ही है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है. ठीक है. Now anterior or mesovarium border of the ovary का जो anterior border है, it is straight and is related to the uterine tubes and the obliterated umbilical artery. It is attached to the back of the broad ligament of the uterus by mesovarium. So अब ये different and it forms the hilus of the ovary. जैसे किडनी में hilus बनता है वैसे ओवरी में बनता है. अब इसके different versions आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या बात हो रही है. In this view what we are seeing कि जो एंटीरियर बॉर्डर है किडनी का, नॉट किडनी सॉरी, एंटीरियर बॉर्डर है ओवरी का, वो अच्छा मैं कहीं अगर किडनी कह जाऊँ ना तो आप खुद समझ जाइएगा यार, इट्स ऑल स्लिप ऑफ टंग. ठीक है, तो ये ओवरी की हम बात कर रहे हैं. सो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरी वो पार्ट है जो मीजोवेरियम के साथ कनेक्टेड है. सो एक इसका रिलेशन आपको ये याद रखना है कि इट इज़ कनेक्टेड विद द मीजोवेरियम, द एंटीरियर बॉर्डर. ठीक है. दूसरा आपको ये बात याद रखनी है कि इसके एंटीरियर साइड पे देयर इज ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, एंड फॉर दिस यू हैव टू remember this diagram. In this diagram which we are viewing from the lateral side, this is the ovary and in front of the ovary which is the anterior side is the obliterated umbilical artery. ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर की डिटेल्स हैं. पोस्टीरियर बॉर्डर इज द फ्री बॉर्डर और इट इज़ रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब एंड यूरेटर. पोस्टीरियर बॉर्डर पर यूरेटर है, ये भी अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, दोबारा दिखा देता हूँ. दिस इज द ओवरी एंड दिस इज यूरेटर. ठीक हो गया, पोस्टीरियरली. Right. Then the lateral surface is related to the ovarian fossa, यानी lateral pelvic wall, and the medial surface is large, covered by the uterine tube. The peritoneal recess between the mesosalpinx and the surface is known as the ovarian bursa. ये अभी जब इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और यूट्राइन ट्यूब्स और यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा डिस्कस होगा. सो प्लीज होल्ड ऑन टू दैट फॉर नाउ. Only the lower pole and the lateral surface are not related to the uterine tube. Remaining two borders, upper pole and the medial surface, are all related. So that's an important point and a catchy point as well. कि सिर्फ दो जगहें ऐसी हैं, which is the lower pole and the lateral surface, which are not in relation with the uterine tube. Everything else is. Okay. So, anyways, easy stuff. Ovary, upper pole, lower pole, surfaces, borders, and now let's talk about the arterial supply. The ovarian artery arises from the abdominal aorta, just below the renal artery. It descends over the posterior abdominal wall and enters the suspensory ligament of ovary. ये हमने अभी डिस्कस किया. It sends branches to the ovary through mesovarium, ये भी आपको पता है, and continues medially through the broad ligament of the uterus to anastomose with the uterine artery. So the ovarian artery is obviously not an end artery, it anastomoses with the uterine branch as well, and it is pretty clear here. So if you see here, this is ovary and this is the ovarian vessel, and it's coming in and supplying the ovary but also anastomosing with branches of the uterine artery. So that's the uterine artery and it is anastomosing with ovarian arteries. Okay, so there is a good anastomosis around, and therefore the uterine artery is also giving branches to the ovary. So if you look here again, this is the uterine artery and it also gives blood supply to the ovary. Okay, simple. Now the venous drainage, vein emerges at the hilus and form a pampiniform plexus around the artery. The plexus condenses into a single ovarian vein near the pelvic inlet. The vein ascends on the posterior abdominal wall and drains into the inferior vena cava. So that's the story. So there are so many small veins which make a plexus, which is known as pampiniform plexus, and they ultimately drain into inferior vena cava on the right side and left renal on the left side. So it's the same like the testicular vein. Now gonadal vein का यही होता है कि right side पे into inferior vena cava, left side पे into the renal. And that belongs actually to the embryology. अगर आपने मेरी CVS embryology की प्लेलिस्ट देखी है उसमें डेवलपमेंट ऑफ वेनस सिस्टम, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों लेफ्ट साइड पर रीनल सिस्टम के अंदर ड्रेन करती हैं वेन्स. ओके, गोनेडल वेन्स. नाउ द लिम्फैटिक ड्रेनेज. लिम्फैटिक्स फ्रॉम द ओवरी कम्युनिकेट विद द लिम्फैटिक्स फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब and fundus of the uterus. They ascend along the ovarian vessels to drain in the lateral aortic and pre-aortic group of lymph nodes. So ये इनका lymphatic drainage का territory है. Nerve supply, the ovarian plexus derived from renal, aortic and hypogastric plexuses accompany the ovarian artery. It contains both sympathetic as well as parasympathetic fibers. The sympathetic T10 and 11 are afferent for
pain as well as efferent for vasomotor. So the sympathetic fibers are pain sensitive fibers as well as the vasomotor fibers. और जो parasympathetic supply है, they are vasodilator. So that's simple, easy stuff. Read and remember. What are the functions of ovary? Ovary का basic काम obviously है production of oocytes, making ovum throughout the life, which is what we call the reproductive life of the female. ये वो life है जिसके दौरान female को ovulatory menstrual cycles आते रहते हैं, and that's about 30 years from puberty to menopause. Puberty is menarche, यानी जब menses start होते हैं, this is what we call menarche, and menopause is when menses stop. Okay, right. Then they produces every 8 cycle, the menstrual cycle, they produce ovum. So every month female produces ovum, and these ovum are actually released around day 14 of the menstrual cycle. Okay, so that's the story which we deal in the menstrual cycle physiology. 14th day per in a 28-day menstrual cycle. Now, an oocyte is viable once released from the ovary. It is there for about 12-24 hours. So if this is the ovary and at day 14 the ovum pops out, it is there for 1 to 2 days. Okay, it is alive. तो ये एक काम है ovary का, to produce ovum. The other function of ovary is the production of hormones. कौन से hormones? Estrogen is an important hormone produced by the ovary. It is secreted by the follicular and paraluteal cells. It also produces progesterone secreted by the luteal cells. Okay, so two main important female hormones, very very important for female secondary sexual characteristics and a lot of other metabolic functions. Now histology यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की हुई नहीं है. BD84 में हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी इसको ज़रा सा टच करते हैं. ये उससे मसला ये होता है कि इसको पढ़ें तो कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता और बात आधी अधूरी हो जाती है, तो हो भी गई और नहीं भी हो गई. इसीलिए मैं ये हिस्टोलॉजी नहीं करवा रहा. हिस्टोलॉजी फ्रॉम IBS इन माय डिफरेंट प्लेलिस्ट. ओके, सो वी आर लीविंग हिस्टोलॉजी. ऑलराइट, क्लिनिकली determination of ovulation in case of sterility. The ovulation can be determined by repeated ultrasonography. So अगर कोई कपल है जिसने आफ्टर मैरिज कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर अनेबल टू कंसीव द बेबी, सो वाया अल्ट्रासोनोग्राफी ये पता लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं. ओके, प्रोलैप्स ऑफ ओवरीज इज नॉट अ वेरी अनकॉमन फिनोमिना बिकॉज समटाइम्स ओवरीज slip into the pouch of Douglas. That's not very uncommon, I'm telling you, and that can be actually palpated by a pervaginal examination. Okay, ovarian cysts are also a common pathology which is reported. The developmental arrest of the ovarian follicles at various stages of their development, and there are so many cysts in the ovary. So if this is the ovary, there's so many cysts there. Okay, ovarian cyst. Multiple small theca lutein cysts involve both the ovaries in case of the Steen-Levithan syndrome. It's a severe thing. The syndrome is characterized by mild hirsutism as well because the production of androgens is started and the progesterone and estrogen balance is disturbed. The voice characteristic change. Secondary amenorrhea, so the lady is not menstruating and there is cystic enlargement of both the ovaries. These are all the features of Steen-Levithan syndrome. Carcinoma of the ovary is also reported, account for 15% of all cancers, very common and very lethal, and 20% of all the gynecological cancers. Now, ovaries are the commonest site of abdomen in the abdomen for endometriosis. The endometrial cyst in the ovary then make the chocolate cyst. So, endometriosis is basically when the endometrial tissue is present somewhere else and it is also undergoing the menstrual cycle. Ovary is one of the common places. Okay, और चूंकि ovary के अंदर endometrial tissue होता है और वो menstrual cycle के phases से गुजर रहा होता है, it bleeds again and again. It leads to formation of chocolate cysts. Okay, so that's all about the ovarian anatomy. अब आइए बात start करते हैं about the uterine tubes, part number 2 of the video, where we have to discuss the anatomy of uterine tubes. Uterine tubes are also known as fallopian tubes or salpinx. तो ये इसके synonymous words हैं जो आपको पता होने चाहिए because इससे related कुछ terminologies अभी आगे आएंगी. For example, mesosalpinx हम एक word discuss करेंगे. So salpinx is a synonymous word for uterine tube. So is the fallopian tube, a synonymous word for the uterine tube. Okay, they are tortuous ducts which convey oocyte from the ovary to the uterus. That's their job. Spermatozoa introduce into the vagina, pass up in the uterus, and from there into the uterine tubes, and the fertilization actually happen in the uterine tubes or lateral part of the uterine tube. So सारी story है कि अगर हम चलो कोई diagram देखें, so for example this diagram, इसी को देख लेते हैं. So
this is the place where the sperms are deposited, vagina, they move up in the uterus and then they move towards the uterine tube, और uterine tube में ये move करके and यहाँ से ovary से क्या चीज़ निकलती है, ovum catch हो जाता है इस fimbriae में और ये भी uterine tube में move करता है and ampulla is the point where usually यहाँ तक sperm move करके आता है और यहाँ से ovum move करके आता है and this is the place where fertilization happens. So the job of the fallopian tubes, yeah, uterine tube, is to transport the sperm towards the ovum and ovum towards the sperm, and this happens when obviously sperms are deposited here. So if there are no sperms deposited, which means there is no fertilization chance, then what happens कि ये जो ovum है वो इस tube में आएगा और वो travel करके uterus तक आ जाएगा and with the menstrual cycle bleeding it will get out of the body through vagina. So that's the job of the uterine tube, to convey the ovum from the ovary through the whole tube system and then getting out from the vagina during the menstrual cycle. This happens when there is no fertilization. But if fertilization happens, then the job of the uterine tube is to provide the site of fertilization, और फिर जो zygote यहाँ बनेगा वो zygote travel करके uterus तक आएगा and it will then be implanted in the uterine wall. So it's an important tube. Okay. चलें जी, अब इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं. दीज आर सिचुएटेड इन द फ्री अपर मार्जिन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. अगेन मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ब्रॉड लिगामेंट इज रियली ब्रॉड और हर चीज़ ब्रॉड लिगामेंट में ही है. कहाँगे ये वाली डायग्राम. सो ये सारी जो ब्लू चीज़ है दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट और ये वाला जो पोल होगा दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट. सो अपर बॉर्डर के अंदर ये होती है यूट्राइन ट्यूब. ठीक है. सो ब्रॉड लिगामेंट के अपर बॉर्डर में है दिस इज प्रेजेंट. राइट. डायमेंशंस. Each uterine tube is about 10 centimeter long. It's pretty long tube. At the lateral end, the uterine tube opens into the peritoneal cavity through an opening which is known as abdominal ostium. This ostium is about 3 millimeters in diameter, and that's an important thing for you to remember कि peritoneal cavity जो है, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बॉडी में peritoneal cavity to the exterior कहाँ communicate कर रही है. So this is one of the sites of communication. कि at one end there is this is all uterine tube और इस तरफ ये जो uterine tube है, this uterine tube is openly communicating with the peritoneal cavity, और ये peritoneal cavity और uterine tube इस तरफ is also openly communicating to the exterior through the uterus, through the vagina. It is communicating with the exterior. So actually uterine tube is one of the channels जहाँ exterior और anterior जो peritoneal cavity है उनमें आपस में communication established है. Okay? और यहाँ जो opening है उस opening को नाम देते हैं ostium. This is known as ostium, abdominal ostium. Okay? अब ये जो पूरी 10 सेंटीमीटर की लंबी सी यूट्राइन ट्यूब है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए. द लेटरल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इज शेप्ड लाइक अ फनल एंड इज देयरफॉर नोन एज इनफंडिबुलम, which is also meaning to the word funnel. It bears a number of finger-like processes which are called fimbriae and is therefore known as fimbriated end. तो ये सब terminology should make sense to you कि ये जो lateral end है, so this is the fallopian tube, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी ये सारी fallopian tube है. इस fallopian tube का ये चूंकि यूट्रस है तो ये medial end होगा और ये lateral end होगा. तो lateral end पे अगर आप देखें so ये ऐसे finger like projections हैं. इन finger like projections को नाम देते हैं fimbriae. इसीलिए इसको fimbriated end भी कहा जाता है. इसको infundibulum भी कहा जाता है क्योंकि it is like a flask. flask कैसे होता है ना कि कोई चीज़ इसमें एंटर होगी और फिर ट्यूब में चली जाएगी. सो ये देखें फ्लास्क माउथ है और पीछे ट्यूब है एंड इट इज ऑल टॉर्चुअस ट्यूब. सो जो ये वाला पार्ट जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं लेटरल एंड, वो इनफंडिबुलम भी कहलाता है, वो फिम्ब्रिएटेड एंड भी कहलाता है. ठीक है. वन ऑफ द फिम्ब्रियाए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनमें से कोई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज यूजुअली इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ओवरी. ओवरी का जो ट्यूबल पोल है, अपर पोल है, और उसका काम होता है एक्चुअली ओवम को कैच करना एंड दिस इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्री. ये एक कोई इसमें से ऐसी होती है, इस डायग्राम में तो सब दूर हैं लेकिन एक कोई ऐसी होती है जो काइंड ऑफ अटैच होती है ओवरी के अपर पोल के साथ ताकि उसको कैच कर सके. उस पर्टिकुलर फिम्ब्री को हम कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्री. ओके. सो दैट्स द मोस्ट लेटरल पार्ट, यानी ये वाले पार्ट की भी हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं. दिस पार्ट, दिस इज द मोस्ट लेटरल पार्ट विच इज कॉल्ड द फिम्ब्रिएटेड एंड या इनफंडिबुलम. नेक्स्ट जो पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का विच यू हैव टू रिमेंबर इज द पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब विच इज जस्ट मीडियल टू द इनफंडिबुलम, यानी नेक्स्ट टू द इनफंडिबुलम, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला.
It is thin-walled, dilated and tortuous and forms approximately lateral two-third of the 6 to 7 centimeters of the tube. So it's a very very long part as well. 10 centimeter की पूरी tube है and it is making up about 6 to 7 centimeters of the tube. It arches over the pole of the ovary. The ampulla is 4 millimeter in diameter. This is the site of fertilization. So that's an important point. पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था that was the lateral part, उसको क्या नाम दिया था? infundibulum. उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है 6-7 सेंटीमीटर तक चलता है and that long 6 to 7 centimeter part is known as ampulla and this is where fertilization actually happens. ampulla के बाद जो पार्ट आता है that is called isthmus और इस short isthmus के पार्ट वो वाला पार्ट आता है जो एक्चुअली यूट्रस में एंटर होता है एंड दिस इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल. तो ये 4 पार्ट्स हैं जो आपको यूट्राइन ट्यूब के याद रखने हैं. इनफंडिबुलम, फिम्ब्रिएटेड एंड, एम्पुला द लॉन्ग पोर्शन जहां फर्टिलाइजेशन होगी, isthmus a short portion which connects the ampulla with the intramural part which is the last thing which enters into the uterus. ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं. lateral end के बारे में मैंने आपको बता दिया which is the fimbriated end, then ampulla we have just discussed. फिर आता है isthmus which is a small part 2 to 3 centimeters only and then the uterine on the intramural part or the interstitial part. ये सब इसके different नाम हैं. ठीक है, it enters into the wall of the uterus and it opens at the superior angle and the opening is known as uterine ostium. This ostium is about 1 millimeter. एक आपको ostium मैंने बताया था which was the abdominal ostium, यानी इस end पर जो opening होती है जो peritoneal cavity में खुलती है this is called abdominal ostium और ये वाली जो opening है जो uterus के अंदर खुलती है this is known as the uterine ostium. So the uterine tube at one end has abdominal ostium, on the other hand has यूट्राइन ऑस्टियम. ओके, तो ये इजी स्टफ है, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार. आगे बात करते हैं कोर्सेज एंड रिलेशन. इसमें काफ़ी सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम स्किप कर सकते हैं. Isthmus at the adjoining part of the ampulla are directed posterolaterally in a horizontal plane. यार ये तो नज़र ही आ रहा है कि ये horizontal plane में है. So if you see the ampulla and the isthmus they are all in the horizontal plane. ठीक हो गया यार, vertical नहीं है ये. तो बाज़ औक़ात खामखा की चीज़ होती है, परेशान भी करती है, मुश्किल भी करती है. The infundibulum projects beyond the free margins of the broad ligament. Okay, broad ligament का तो भाई चल ही रहा है किस्सा, हर चीज़ broad ligament के अंदर है. The uterine tube lies in the upper free margin of the broad ligament. हो गई ना कितनी दफ़ा. The part of the broad ligament between, ये सुनो, the part of the broad ligament between the attachment of the mesovarium and the uterine tube is known as mesosalpinx. ये मैंने ऊपर भी ये वर्ड आया था और मैंने एक्चुअली ये छुड़वा दिया था. मैंने कहा था ये थोड़ी देर बाद जाके बताता हूँ, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है. देखो ये पूरा ब्रॉड लिगामेंट है, ये ब्रॉड लिगामेंट का अपर पार्ट है और ये वाली वो जगह होगी जहाँ से ओवेरियन वेसल्स एंटर हो रही हैं. तो मीजोवेरियम इधर किधर होगा, एंटीरियर बॉर्डर. तो यहाँ ये जो पोर्शन है एंटीरियर बॉर्डर और यूट्राइन ट्यूब के बीच का, ऑल दिस बिट इज नोन एज दी मीजोसैल्पिंक्स. सो ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो मीजोवेरियम के बाद है इज नोन एज मीजोसैल्पिंक्स. सो दिस इज मीजोसैल्पिंक्स. सो अलग नाम दे दिया है एक्चुअली ब्रॉड लिगामेंट का ही पार्ट. इट कंटेन्स द टर्मिनेशन ऑफ यूट्राइन एंड ओवेरियन वेसल्स एज वेल एज द ईपओफेरॉन. ईपओफेरॉन मीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट है एम्ब्रियोलॉजी से. सो ईपओफेरॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एरिया. मीजोसैल्पिंक्स का ये सारा अपर पार्ट मीजोसैल्पिंक्स है और इसमें जो ओवेरियन वेसल्स हैं उनके टर्मिनल पार्ट्स भी होते हैं. यानी ओवेरियन वेसल चलती हुई तो आ रही है काफ़ी आगे से, लेकिन यहाँ टर्मिनेट होती है बिकॉज इट सप्लाइज द ओवरी हेयर. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ द मीजोसैल्पिंक्स. अब बात करते हैं यूट्राइन ट्यूब की ब्लड सप्लाई. Uterine artery supplies the approximately the medial 2/3 and the ovarian artery supplies the lateral 1/3 of the tube. So ये जो ट्यूब है ये दोनों तरफ से सप्लाई होती है. दोनों तरफ का मतलब ये है कि मीडियल साइड पे यूट्रस है तो यूट्राइन आर्टरी से भी सप्लाई हो रही है, लेटरल साइड पे ओवरी है तो ये ओवेरियन वेसल से भी सप्लाई हो रही है. ठीक है, सो दैट्स द सिंपल थिंग टू रिमेंबर. यूट्राइन आर्टरी एज वेल एज द ओवेरियन आर्टरी एंड द वेन्स रन इन पैरेलल विद द आर्टरीज एंड ड्रेन इन द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस एंड अल्टीमेटली आपको पता है इनटू द इंटरनल आइविक सिस्टम एंड द रीनल सिस्टम. ओके, right, then the lymphatic drainage. Most of the tubal lymphatic join the lymphatics from the ovary and drain them into the lateral aortic and pre-aortic. It's same as the ovary actually. The lymphatic from the isthmus accompany the round ligament of the uterus and drain also into the superficial. So uterine tube का कुछ drainage into the superficial group of inguinal lymph nodes भी है. Okay. Now nerve supply, the uterine tubes are supplied both by the sympathetic as well as parasympathetic. ओवरी में भी हमने देखा था from sympathetic supply भी थी, parasympathetic supply भी थी. जो sympathetic supply uterine tubes की है that is from the segments T10 to L2
and they're derived from the hypogastric plexus. They contain both visceral afferent as well as efferent fibers. The latter, which means efferent, they are vasomotor and perhaps stimulate the tubal peristalsis, which is very important phenomena. देखो बात ये है कि जब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, which means कि there is sperm available and ovum available at the same time, और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गई, तो अब ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट को मूव करके यहाँ यूट्रस तक आना है ताकि इन द वॉल ऑफ द यूट्रस ये इम्प्लांट हो सके. तो ये जाइगोट की जो मूवमेंट होनी है इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, दैट इज फैसिलिटेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. इस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस. गट में भी ऐसे ही था ना यार, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ भी पेरिस्टालसिस होती है, गट मूवमेंट्स होती हैं. तो बिल्कुल इसी तरह यूट्राइन ट्यूब में भी गट मूवमेंट्स की तरह पेरिस्टालसिस होती है, विच मीन्स कि इसमें भी मसल्स मौजूद होंगे, बिल्कुल होते हैं. तो ये जाइगोट की मूवमेंट के लिए भी, और अगर ओवम को भी प्रोपेल करना है, ओवम इवन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब भी उसको यहाँ तो भेजना है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है. ठीक है, तो पेरिस्टालसिस, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई. अच्छा जी, अब पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई है, दे आर ड्राइव फ्रॉम द वेगस फॉर लेटरल हाफ ऑफ द ट्यूब एंड फ्रॉम पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व फॉर द मीडियल हाफ ऑफ द ट्यूब. दे इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन. सो यूजुअली बॉडी में सिस्टम यही है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो काम कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको ओपोज कर रहा होता है. ऐसे ही है ना, सिंपैथेटिक पेरिस्टालसिस करवाएगा तो ये पेरिस्टालसिस नहीं करवाएगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, नाउ द हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, अगेन मैं हिस्टोलॉजी ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज वो हम आईबीएस से एक अलग प्लेलिस्ट में कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मस्कुलर कोड कौन सा है, सीरस कोड, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह सब चीज़ें. अभी बात करते हैं कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी की. सेल्पिंजाइटिस इज द वर्ड यूज फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज कॉल्ड सेल्पिंजाइटिस. ओके, sterility is the inability to having a child, which is defined as sterility. A person cannot produce child. Okay, sterile couple. Now, the most common cause of sterility in female, obviously there can be causes in males and there can be causes in females. In females, one of the common cause is tubal blockage because of so many different reasons. It can be congenital, it can be because of chronic infection. पेटेंसी ऑफ द ट्यूब कैन बी एक्चुअली इन्वेस्टिगेटेड. यानी अगर आपको ये पता करना हो कि ये ट्यूब खुली भी है या बंद है, यानी वन ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर नॉट कंसीविंग अ बेबी और नॉट बीइंग एबल टू कंसीव अ बेबी इज दैट द ट्यूब इज ब्लॉक्ड. अब वो चेक कैसे करेंगे, उसके मल्टीपल तरीक़ेकार हैं. यहाँ से पर वजाइनली कोई डाई इंसर्ट कर सकते हैं और वो डाई यहाँ तक आ जाएगी एंड देन यू कैन स्कैन इट रेडियोग्राफिकली कि ये सब कुछ सिस्टम ठीक है या बंद है. एक ये तरीका है. डाई के अलावा यू कैन ऑल्सो एक्चुअली इंसर्ट एयर फ्रॉम हेयर, और एयर यहाँ डाल के एयर को पुश करते हैं. तो एयर, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है या परफोरेशंस हैं, तो वो एयर आपको प्रॉपर सुनाई अगर दे रही है ऑस्कल्टेशन के जरिए. सो करते ही हैं कि एयर आप इंजेक्ट करते हैं यहाँ से और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप रखते हैं लेटरल पेल्विक वॉल की तरफ. सो यू एक्चुअली हेयर. तो अगर आपको नॉर्मल साउंड्स मिल रही हैं, दैट मीन्स इट इज़ ऑल पेटेंट. अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा तो वो साउंड्स नहीं मिलेंगी. अगर कोई और पैथोलॉजी है तो हो सकता है साउंड ज़्यादा भी मिलें. सो दैट इज़ द एयर टेस्ट. तो ये सारी टेस्ट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे शायद एक्सप्लेन भी किए हैं. Insufflation test or the Rubin test is that normally air pushed into the uterus passes through the tube and leaks into the peritoneal cavity, and you hear it a hissing, a bubbling sound in the iliac fossa. If this is all happening, this is normal. Okay, कोई blockage नहीं है. Then there is hysterosalpingography. You get this image. You insert a dye from the vagina and you see if the fallopian tubes are patent or not. Okay. ट्यूबल प्रेगनेंसी इज़ एन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यानी पूरी प्रेगनेंसी यहीं पे डेवलप हो जाती है. फर्टिलाइजेशन तो होती है एम्पुला में, लेकिन अब जो जाइगोट है वो इनटू द वॉल्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब इम्प्लांट भी हो जाता है और एम्ब्रियो ग्रो करने लगता है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी. ओके, इट मे एक्चुअली रप्चर द ट्यूब, क्योंकि वो जो ट्यूब है उसकी जो वैस्कुलेचर और उसकी जो वॉल्स हैं, दे आर नॉट डिज़ाइंड टू कंटेन एंड इंटरटेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये काम यूट्रस को दिया है नेचर ने, तो यूट्रस में ही होना चाहिए. अगर ट्यूब में होगा तो ट्यूब फट जाती है. ओके, देन देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ट्यूबैक्टमी. ट्यूबैक्टमी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर परमानेंट स्टेरिलाइजेशन. सो फॉर एग्जांपल, अगर somebody wants a permanent method of contraception, कि भाई बहुत बच्चे हो गए, अब बच्चे नहीं चाहिए, सिस्टम बंद करना है, तो दिस इज व्हाट इज डन, ट्यूबैक्टमी. तो ट्यूब ही काट देते हैं. तो ओवरी से ओवम निकलता रहेगा, यहाँ से आगे बात जाएगी नहीं, स्पर्म यहाँ तक
तक आएगा ही नहीं तो ये फर्टिलाइजेशन होगी नहीं. तो इवन विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज condoms or stuff like this, the sperms are coming here but fertilization is not happening because there is tube removal. Okay, transport of ovum is by the peristaltic movement in the uterine tube, or there are also cilia. So ciliary movement भी होती हैं जो push करते हैं ovum को, zygote को towards the uterus. Okay, so that's all about the uterine tube. अब बात करते हैं next bit की, which is the anatomy of uterus, the third part of this video, anatomy of uterus. So layman language में अगर uterus की बात करें तो it is also known as the womb. Womb का मतलब ये है the place where the baby is developed throughout the pregnancy. इसको आमतौर पे बच्चा दानी भी कहा जाता है. The very layman term for womb, बच्चा दानी, जहाँ बच्चा develop होता है. Okay, और it is also called the hystera. Hystera word is then clinically associated with a lot of terminologies. For example, hysterectomy, यानी किसी भी disease की वजह से यूट्रस को निकाल देना ऑपरेशन करके, hysterectomy. Okay, so uterus है क्या? It is actually the child bearing organ in the female. देखें, हर organ की एक अपनी particular definition है. ओवरी क्या काम करती है? ओवरीज जॉब इज टू प्रोड्यूस ओवम, सो दिस इज ओवम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. देन व्हाट वाज द जॉब ऑफ द यूट्राइन ट्यूब? यूट्राइन ट्यूब का काम था, इट्स अ पैसेज फॉर आइदर द ओवम और द फर्टिलाइज्ड ओवम व्हिच इज द ज़ाइगोट. देन वी आर टॉकिंग अबाउट यूट्रस. यूट्रस की जॉब क्या है? यूट्रस इज द चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन द फीमेल. इसमें पूरा बेबी डेवलप होता है और फिर जब पूरा प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाता है तो बेबी ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द वजाइना बाय द contraction of the uterus. So uterus का काम है taking care of the baby, developing the baby as well as delivering the baby. And then lastly we will discuss about vagina. So vagina का काम क्या है? It is the main coitus organ, यानी ये वो organ है female reproductive tract का जिसमें actually penis insert होता है और sperms release होते हैं. So हर organ का, हर internal genital organ का कोई ना कोई particular काम है. ठीक है, तो uterus का काम क्या है? It is child bearing. इसमें baby generate develop होता है पूरा. Okay, so though hollow, it is thick walled and firm and can be palpated by the pervaginal examination. Okay, if the organ which it is the organ which protects and provides nutrition to the fertilized ovum, enabling it to grow into a fully formed fetus. इसीलिए हमने कहा कि this is the main hub जहाँ baby develop होता है. Okay, what is the size and shape of the uterus? Uterus is basically pyriform in shape, about 7.5 centimeters long, 5 centimeters broad, 2.5 centimeters thick. Dimensions याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, exact numbers. It is about 30 to 40 grams in weight, so it's considerable in size actually. And it is divided into upper expanded part which is called the body and the lower cylindrical part which is known as cervix. तो body और cervix दोनों actually uterus ही के parts हैं. ठीक है, they are different parts of uterus. The junction of these two parts is marked by a circular constriction which is known as isthmus. Part of the uterus above the fallopian tube is known as fundus. The body forms the upper two-thirds of the organ and the cervix forms the lower. So यहाँ basically different terminologies throw की हैं. एक तो ये कि इसकी size and shape बताया है कि ये pyriform shape है, 30 to 40 grams है. फिर ये बताया कि there is a body which is the upper part, there is a cervix which is the lower part, and then they have also thrown a terminology called the fundus. अब ये ज़रा सारी बातें समझ लेते हैं diagram पर. Let me find. Okay, इसी diagram पे इस बात को समझा देता हूँ. So here we are actually seeing a lot of different organs. So this bit is the uterus. इस uterus का ये जो सारा upper part है, all this is the body. ये जो lower part है, all this is the cervix. Okay, अच्छा, अब वो जगह जहाँ पर fallopian tubes enter हो रही हैं, so that's the point where actually the uterine tubes are entering into the uterus. इस एंट्री पॉइंट के ऊपर का ये जितना भी पार्ट है, ऑल दिस इज नोन एज द फंडस. सो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज फंडस. इट इज द पॉइंट ऑफ यूट्रस अबव द एंट्री ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, सो दैट इज फंडस. दिस अपर पार्ट इज द बॉडी एंड दिस लोअर पार्ट इज द सर्विक्स. सो ये टर्म्स अगर क्लियर हैं तो बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं. Then the superolateral angle of the body projects outward at the junction of the body and the fundus and are called the corona. So these are the lateral parts. ऊपर की तरफ lateral side पे these corona are out, projecting outward structures which are called corona. The uterine tube
ligament of the ovary and round ligament are attached on the lateral side. Again, let us go back to the same diagram here. So these are the coronal portions, okay, these are corona, और ये जो lateral side है यूट्रस का, इस पर ये सारे ligaments attach होते हैं. अभी इन ligaments के बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि ये ligaments किस तरह अटैच होते हैं. Now the normal position in the angulation, this is important stuff because अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन करते हैं, हालांकि है सिंपल स्टफ, बस ऐसे ही मिक्स करते हैं चीज़ों को. नॉर्मली द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म्स एन एंगल ऑफ अबाउट 90 डिग्री विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना. सो ये तो पहला पॉइंट है जो समझ लो अच्छे से, ये बार बार रिपीट भी होगा. सो लुक हियर, दिस इज अ गुड डायग्राम. सो एक और भी डायग्राम थी यार. सो दिस डायग्राम इज वेल. सो दिस इज द वजाइनल एंट्री, दिस इज वजाइना. वजाइना का लॉन्ग एक्सिस किधर है? ये रहा वजाइना का लॉन्ग एक्सिस. ये मैं हमेशा डायग्राम जो है ना टेढ़ी बना देता हूँ. सो दैट इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना. और ये यूट्रस है. यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस किधर है? ये लॉन्ग एक्सिस है यूट्रस का. तो वजाइना का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. दिस इज व्हाट इज शोन हियर. यू सी दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना, this is the long axis of uterus, and there is an angle of 90 degrees almost between the two long axes. Okay, so that's the first point. यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है, अक्सर डायग्राम्स में इस तरह से बना हुआ होता है कि यहाँ पे वजाइना ड्रॉ कर देते हैं, वजाइना के ऊपर सर्विक्स ड्रॉ कर देते हैं और सर्विक्स के ऊपर यूट्रस. ऐसे ये वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं होता है. ये अरेंजमेंट देखें इस तरह से होता है कि दिस इज द वजाइनल एंट्री, सो वजाइना, एंड देन द यूट्रस इज काइंड ऑफ एंटीरियर साइड पे झुकी हुई है. इट इज टिल्टेड, इट इज इन एन एंगल विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वजाइना. ऐसा नहीं है कि ये यूं वजाइना है और इसी के ऊपर यूं चल के ऐसे यूट्रस है. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. इट्स नॉट वर्टिकल अरेंजमेंट, इट्स अ 90 डिग्री टर्न. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द एंगल इज ओपन फॉरवर्ड. तो यहाँ पे एंगल है और ये आगे से जो है ना बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होता. द जो आगे का पार्ट है यूट्रस का, दैट्स काइंड ऑफ वेरी मोबाइल. अभी हम देखेंगे कि नलीपरस फीमेल में इसकी क्या पोजीशन होती है, फिर प्रेगनेंसी में ज़ाहिर ये एनलार्ज हो जाता है. तो ये जो अगला पार्ट है यूट्रस का, ये इधर उधर इसकी मूवमेंट डिफरेंट हो सकती है. ओके, सो द एंगल इज ओपन फॉरवर्ड. आगे की तरफ इट्स फॉरवर्ड, ओपन मतलब फिक्स नहीं है. द फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ द यूट्रस रिलेटिव टू वजाइना इज नोन एज एंटीवर्जन. द बैकवर्ड टिल्टेड ऑफ यूट्रस रिलेटिव टू वजाइना इज नोन एज रिट्रोवर्जन. रिट्रोवर्जन आमतौर पे नहीं होती पोजीशन, एंटीवर्जन ही होती है. यानी ये वजाइना है, वजाइना के रिलेशन में द यूट्रस इज फॉरवर्ड टिल्टेड. इस फॉरवर्ड टिल्ट को हम नाम देते हैं एंटीवर्जन. द यूट्रस इज ऑल्सो स्लाइटली फ्लेक्स्ड एंड दैट फ्लेक्शन इज नोन एज एंटीफ्लेक्शन. और ये एंटीफ्लेक्शन का एंगल अबाउट 125 डिग्रीज. ये बात समझ लो कि एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है. देखो बात ये है कि ये यूट्रस है, ये वजाइना है. अब पहले स्टेप में तो ये हुआ कि जो यूट्रस है वो वजाइना के कंपैरिजन में इस तरह एंटीरियरली प्लेस्ड है. इस एंटीरियर प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंटीवर्जन. क्या नाम दिया जाता है इसको? एंटीवर्जन. तो ये एंटीवर्जन का एंगल है 90 डिग्री. लेकिन ये इस तरह से एंटीवर्जन प्लेस नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे पूरी की पूरी एंटीरियरली प्लेस्ड है. अगर आप देखो तो ये थोड़ा आगे चल के फिर ये और फ्लैक्स हो रही है एंटीरियरली. यानी पहले एंटीवर्स हुई और उसके बाद इसका अगला पार्ट फर्दर नीचे की तरफ एंटीरियरली फ्लैक्स हो रहा है. और ये जो फर्दर फ्लैक्शन है, यानी अगर मैं एक लॉन्ग एक्सिस बनाऊं यूट्रस का, सो दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस जो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना के साथ 90 डिग्री पर है. इसको हम एंटीवर्जन कहते हैं. लेकिन अब ये लॉन्ग एक्सिस से भी थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर गई है. ये देखें ये वाला एक्सिस, और यहाँ पे एक और एंगल बन गया 125 का. तो ये जो अब एंगल बना है इसको बोलते हैं एंटीफ्लैक्शन. सो द यूट्रस इज एंटीवर्स. हम पूरा स्टेटमेंट इस तरह देते हैं, इसको समझो. द यूट्रस इज एंटीवर्स्ड as well as and anti-flexed. So it is anti-flexed as well. Okay, anterior part is also anti-flexed. तो ये सारी important terminologies हैं यार. Roughly the long axis of uterus correspond to the axis of the pelvic inlet. Well, ये ऐसी बात है. It is normally deviated to the right or is also called dextral rotation. So ये सब terms पता होनी चाहिए. It is usually slightly on the right side. It is anti-versed. It is anti-flexed. एंटीवर्जन का एंगल है 90 डिग्री, एंटीफ्लेक्शन का एंगल है 125. और ये सारा कॉन्सेप्ट ये मुश्किल है, स्टूडेंट को अक्सर समझ में नहीं आता. वीडियो को रोक रोक के बार बार देखो तो बात समझ में आएगी. अच्छा जी, कम्युनिकेशंस. सुपीरियरली द यूट्रस कम्युनिकेट्स ऑन ईच साइड विद द यूट्राइन ट्यूब एंड इन्फीरियरली विद द वजाइना. सिंपलेस्ट थिंग है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना. यानी कोई डायग्राम निकालते हैं और सुपीरियर इन्फीरियर ऊपर चलते हैं यार. ऊपर कई सारी डायग्राम्स में ये कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है. सो हेयर फॉर एग्जाम्पल
मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये जैसे हम लोग डायग्राम में अक्सर किताबों में देखते हैं ना, इसमें भी देखें बनी हुई है, इसको देखकर फिर ऐसे ही लग रहा है कि जो अरेंजमेंट है वजाइना है उसके ऊपर बिल्कुल वर्टिकली ऐसे ऐसा होता नहीं है, होता ऐसा है जो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया कि देयर इज एंटी वर्जन एज वेल एज एंटी फ्लेक्शन, दैट इज द नॉर्मल एनाटमी। ये तो चीज़ को आसान करके समझने के लिए दिस इज द कार्टून एनाटमी, ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस के मैं आपसे कम्युनिकेशन पूछूं तो इधर किससे कम्युनिकेट हो रहा है, देखो यूट्राइन ट्यूब के साथ सुपीरियरली, और नीचे किसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है, नीचे कम्युनिकेट हो रहा है विद द वजाइना। अच्छा, अब इसकी जो कम्युनिकेशंस है ना, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और मैंने आपको बताया था इस लाइन की जो निचला पार्ट है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द सर्विक्स, और जो ऊपर का पार्ट है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द बॉडी। अब जरा जुमला सुनो, द बॉडी ऑफ यूट्रस कम्युनिकेट्स ऑन ईच साइड विद द यूट्राइन ट्यूब। समझ में आ गई बात? द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज कम्युनिकेटिंग विद द यूट्राइन ट्यूब एंड द सर्विक्स इज कम्युनिकेटिंग ऑन द लोअर साइड विद द वजाइना एंड ऑन द अपर साइड विद द बॉडी। इजी हो गई ये बात समझना, सर्विक्स ऊपर बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और नीचे किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वजाइना के साथ। अब ये जो ओपनिंग्स हैं सर्विक्स की, वो ओपनिंग जो वजाइना की तरफ खुलती है दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ऑस, और सर्विक्स की वो ओपनिंग जो बॉडी ऑफ यूट्रस की तरफ खुलती है दिस इज नोन एज internal os. So there is an internal os which is opening internally and there is an external os which is opening externally. Okay, easy busy stuff. साथ साथ पढ़ते रहोगे, डायग्राम देखते रहोगे, इस लेक्चर को सुनते रहोगे तो कहीं फंसोगे नहीं. It will all be very very easy for you. ओके राइट, हम कहाँ थे यार, किधर गया वो पेज, कम्युनिकेशन, ये बात समझ लिया हमने. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द यूट्रस जो कि ऑलरेडी हमने काइंड ऑफ डिस्कस कर ली है. देयर इज अ फंडस विच इज अबव द एंट्री ऑफ द फ्लॉपियन ट्यूब्स, देन देयर इज अ बॉडी विच हैज टू सरफेसेस एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे, और टू बॉर्डर्स हैं लेटरल, एंड देयर इज अ सर्विक्स जो लोअर पार्ट है. फंडस की डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, वही सब यहाँ दोबारा लिखी हुई हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लो. फंडस इज फॉर्म बाय द फ्री अपर एंड ऑफ द यूट्रस. Fundus lies above the opening of the uterine tubes. It is convex like a dome. Yes, और फिर साइड पे ये uterine tube enter हो रही होती हैं, and this is then the body of the uterus. It is covered with the peritoneum and is directed forward when the bladder is empty. The fertilized, और ये साइड वाली डायग्राम में नजर आ रहा है. सो इस डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज द फंडस, सो आपको ये देखना है सिंपल कि यूट्राइन ट्यूब यहाँ एंटर हो रही है तो ये वाला जो पार्ट है ये फंडस है, एंड इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड. ओके राइट. Now, the fertilized oocyte is usually implanted in the posterior wall of the fundus or the upper part of the body of the uterus. So, fundus पे या body of uterus पे actually zygote आकर fix होता है और फिर पूरे embryo की development यहाँ होती है. ठीक है. अब जो यूट्रस की एंटीरियर सरफेस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेसिकल सरफेस बिकॉज इट इज फेसिंग टूवर्ड्स द ब्लैडर. सो दिस इज द एंटीरियर सरफेस फॉर एग्जांपल, एंड हियर इज द ब्लैडर. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेसिकल सरफेस. इजी टू अंडरस्टैंड है ना. जो पोस्टीरियर सरफेस है इट इज इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद लूप्स ऑफ द टर्मिनल आइलियम ऑल्सो टू सिग्मोइड कॉलॉन. ठीक है. इट इज ऑल्सो कवर्ड विद पेरिटोनियम एंड फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टो यूट्राइन पाउच. सो दिस इज द पोस्टीरियर वॉल, और यहाँ पे पीछे रेक्टम होगा तो रेक्टो यूट्राइन ये पाउच होगा जिसकी ये एंटीरियर वॉल बनाएगा. तो ये सारी बातें हमने जब पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस किए थे तब बात डिस्कस भी की थी. अच्छा, लेटरल साइड पर ईच लेटरल बॉर्डर इज राउंड एंड कॉन्वेक्स. पहले तो ये समझ लो डायग्राम में कि लेटरल बॉर्डर है किधर. दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस, ये वाला बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज अनदर लेटरल बॉर्डर. सो ये राइट साइड का लेटरल बॉर्डर है, ये लेफ्ट साइड का लेटरल बॉर्डर है. देयर आर टू लेटरल बॉर्डर्स, इन पर सारे लिगामेंट्स वगैरह अटैच होते हैं. ठीक है. जो ब्रॉड लिगामेंट था वो भी लेटरल साइड पे अटैच हुआ था. So the lateral border is rounded and convex. It provides attachment to the broad ligament and which attaches it with the lateral pelvic wall. The uterine tube also opens in the lateral border. This end of the border gives attachment to the round ligament of the uterus as well. So काफी सारे ligaments attach हो रहे हैं basically lateral border पे. In sagittal section the अच्छा cavity अंदर से round है या slit shape है. Well, this is not too much important. The junction, internal os मैंने ये आपको बता दिया, external os मैंने आपको बता दिया. Internal os is the communication between cervix and vagina. That's the internal os. And the external os. मैं बिल्कुल उल्टा बोल गया. Internal os is the communication between the cervix and the body of the uterus, and external os is the communication between the cervix and the vagina. Okay, so external os and internal os के concepts we have discussed already. Now let's talk about cervix itself, जो lower part है uterus का. Cervix is the lower cylindrical part of the uterus. It is less mobile than the body. The body is actually pretty much mobile. ये सारा जो body है ये इधर उधर इसमें movement possible है, लेकिन जो cervix है it's very much fixed portion.
ओके, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एक बात अभी से बता दूं, इसमें कैंसर काफ़ी कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर। ओके, द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द वजाइना, ये बात भी हमको पता है। और एक्चुअली इसको हम पार्ट इस तरह डिवाइड भी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। देयर इज अ पार्ट विच इज अबव द वजाइना, इट्स कॉल्ड सुप्रावजाइनल पार्ट, एंड देयर इज अ पार्ट विच इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द वजाइना, दिस इज कॉल्ड वजाइनल पार्ट। सो द सुप्रावजाइनल पार्ट के रिलेशन में एंटीरियरली देयर इज ब्लैडर, posteriorly there is rectum and recto-uterine pouch, on each side is the ureter, and the fibrofatty tissue between the two layers of the broad ligament is called parametrium। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वजाइनल पार्ट जो वजाइना में एंटर होता है वो एक्चुअली इस तरह एंटर होता है कि इट्स टाइटली इंटरलॉक्ड with vagina and produces vaginal fornices। this is gonna come later in this chapter। जब मैं वजाइना पढ़ाऊंगा तो उसमें हम पढ़ेंगे ये एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल fornices क्या होते हैं। एक्सटर्नल ऑस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विक्स एंड द वजाइना। सर्वाइकल कैनाल इज द कैनाल विच इज गोइंग थ्रू द सर्विक्स। एक एंड पे इंटरनल ऑस होगा, एक एंड पे एक्सटर्नल ऑस होगा, इजी बात। The walls show mucosal fold which resemble the branches of a tree, and therefore it is also sometimes called arbor vitae uteri। The folds in the anterior and posterior walls interlock with each other and close the canal। All right, okay। So cervix is a simple story guys, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। cervix में आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये अंदर की तरफ किस चीज़ में खुल रहा है, बाहर वजाइना में कैसे ओपन हो रहा है। वो पार्ट जो वजाइना में एंटर हो रहा है दिस इज कॉल्ड द वजाइनल पार्ट। वजाइना के ऊपर का ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सुप्रावजाइनल पार्ट, सुप्रावजाइनल पार्ट, internal os, external os, and that's it about cervix, easy stuff। okay, let's move on। हम यूट्रस पढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। अच्छा, लिगामेंट्स जब कभी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसका मतलब जो आता है जहन में वो ये है कि लिगामेंट्स विल बी देयर ऑब्वियसली फॉर सपोर्ट पर्पस, है ना। लिगामेंट का काम यही होता है, जॉइंट्स में भी सपोर्ट करते हैं या कहीं पे भी कोई लिगामेंट होता है, कोई भी लिगामेंट स्प्लीन से अटैच हो रहा है तो वो स्प्लीन को सपोर्ट कर रहा है, ओवरी से अटैच हो रहा है तो वो ओवरी को सपोर्ट कर रहा है, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ एक बात बता दूं, लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस जो है ना ये दो तरह के बेसिकली लिगामेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट्स और दूसरे हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। तो जो पेरिटोनियल लिगामेंट्स है ना दे आर नॉट मच कंट्रीब्यूटिंग टू द सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, लेकिन जो फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग द यूट्रस। सो सपोर्ट के लिए दीज आर नॉट क्रिटिकल, ओके, बट सिंस दे आर देयर, पेरिटोनियम की कवरिंग्स हैं तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। दे आर देयर इन द फॉर्म ऑफ एंटीरियर लिगामेंट, they are there in the form of posterior ligament, the broad ligament जो पूरे का पूरा यूट्रस को एक शील्ड की तरह कवर करता है और उसमें बहुत सारे फर्दर लिगामेंट्स निकलते हैं छोटे छोटे से, जैसे मीजोवेरियम हमने पढ़ा, मीजोसेल्पिंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी हमने डिस्कस किया, या इसका दूसरा नाम था इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। एक्चुअली ब्रॉड लिगामेंट एक बहुत ब्रॉड लिगामेंट था, आपको याद है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखो इस सब चीज़ों के नाम हैं। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। सो उसमें पूरी यूट्राइन ट्यूब होती है, पूरा राउंड लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ द ओवरी उसके अंदर है, यूट्राइन वेसल्स उसमें से गुजर रही हैं, ओवेरियन वेसल्स हैं, यूट्रोवजाइनल एंड ओवेरियन नर्व प्लेक्सेस हैं, रेमनेंट्स ऑफ द मीजोनेफ्रिक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, पैरामेट्रियम है विच इज़ लूज फाइब्रस एरियुलर टिश्यू और फाइब्रोफैटी रादर एरियुलर टिश्यू विच इज़ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। सो अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर एक्चुअली विद इन द ब्रॉड लिगामेंट। तो ये जितने भी लिगामेंट्स हैं ना, एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ये सब पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस हैं यूट्रस पर। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू द यूट्रस, दैट्स बॉटम लाइन। ये बात याद रखनी है, ब्रॉड लिगामेंट जितना ही लंबा चौड़ा है सपोर्ट नहीं दे रहा, याद रखनी है ये बात। एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट, दे आर जस्ट पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस ऑन द यूट्रस। लेकिन ये जो लिगामेंट्स है ना, फाइब्रो मस्कुलर लिगामेंट्स, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्ट, दे आर सेपरेटली देयरफॉर डिफाइंड अंडर द हेडिंग ऑफ सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। सो जब सपोर्ट ऑफ द यूट्रस की बात आती है ना, देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस। उसमें मसल्स भी हैं, पेल्विक फ्लोर के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये तीन इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स भी हैं, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल। इनके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ी देर में, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे आर लेटर डिफाइंड सेपरेटली अंडर द हेडिंग ऑफ सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। अच्छा जी, आर्टीरियल सप्लाई क्या क्या है यूट्रस की? इट इज चीफली सप्लाइड बाय टू यूट्राइन आर्टरीज विच आर मार्कली इनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में इनका इनलार्ज होना बनता भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़नी चाहिए, इसीलिए ये यूट्राइन आर्टरीज का की रोल है। सारा प्लेसेंटा की डेवलपमेंट, अम्बलाइकल आर्टरीज की डेवलपमेंट, भाई सारी सप्लाई आएगी इन्हीं में से, प्रेगनेंसी की सारी सप्लाई
सप्लाई यहीं से आनी है, इसीलिए दे आर वेरी मच enlarged during pregnancy. Partly by the ovarian vessels as well. So chief supply is by the uterine, partly also by the ovarian. Uterine is a branch of the anterior division of the internal iliac and it goes through, ये पूरा route दिया हुआ है which I don't recommend, but this is important. Uterine artery, branch of the internal iliac, major supply. Okay? Okay. अब आगे ये बता देंगे ये जो आर्टरीज हैं यूट्राइन एंड ओवेरियन ब्रांचेस, द यूट्राइन की फर्दर सप्लाई भी है यूट्रस के अलावा भी. इट ऑल्सो गिव्स ब्रांचेस टू वजाइना, ऑल्सो गिव्स ब्रांचेस टू ओवरी, यूरेटर एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ब्रॉड लिगामेंट. दैट्स फाइन. लेकिन यूट्राइन आर्टरी का मेजर काम है टू सप्लाई द यूट्रस particularly during pregnancy. Okay, now venous drainage किधर होता है भाई? The vein forms a plexus along the lateral border and ultimately they drain into the internal iliac vein, so that's the final destiny. Lymphatics of the uterus begin at the three intercommunicating networks: endometrial, myometrial and subperitoneal. ये different layers हैं uterus की. These plexuses drain into lymphatics on the side of the uterus. Of these, the upper lymphatics from the fundus in the upper part of the body drain mainly into the aortic nodes and only partly to the superficial inguinal nodes. The middle lymphatics from the lower part of the body drain into the external iliac nodes and the lower lymphatics from the cervix drain into the internal. एक diagram भी यहाँ बनी हुई थी, this diagram. So अगर हम पूरे uterus को divide कर दें different parts में, so upper part is going to the aortic node, you see they are going to the aortic node, the middle part is going to the external iliac nodes and the lower part which is the cervix are going to either internal iliac, sacral, superficial inguinal, so different areas. Okay, nerve supply, the uterus is richly supplied by both sympathetic as well as parasympathetic nerves. ये पूरे reproductive tract का system यही है. They are chiefly supplied by sympathetic as well as parasympathetic. Okay, through the inferior hypogastric and ovarian plexuses, sympathetic fibers, ये root value segments of the spinal cord produce uterine contraction. Now that's critical यार. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किस लिए क्रिटिकल है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी. बेबी पूरा डेवलप कर लिया लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रही क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही. सिंपैथेटिक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, parasympathetic system produce uterine inhibition, so if this activated, no delivery. Okay, pain sensation from the body of the uterus pass along the sympathetic fibers as well and from the cervix through the parasympathetic. Confusing लेकिन याद रखना है. अच्छा जी, age and reproductive changes, uterus actually goes through a lot of changes. fetal life में it's very small, cervix large होता है, body छोटी होती है. puberty पे uterus enlarge होना शुरू होती है. menstruation में हर महीने इसमें changes आते हैं, it becomes much vascular and then it bleeds out. ठीक है, और प्रेगनेंसी में तो भाई it large tremendously, undergoes hypertrophy of the smooth muscle as well as hyperplasia. It increases in size to prepare for pregnancy. Okay, and old age में it kind of becomes atrophic, it regresses इतना कि internal loss, external loss ये actually obliterate होना शुरू हो जाते हैं यार. so openings बंद होना शुरू हो जाती हैं यूट्रस की in old age. Okay, अच्छा अब बात करते हैं support of the uterus. Now when we talk of the support of the uterus, actually ये जो देखो uterus की मैं ये डायग्राम दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले आपको, which one, that particular diagram. So इसको अगर देखें ना तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लिगामेंट शिगामेंट होते नहीं हैं इसको सपोर्ट करने के लिए. there are only 3 ligaments which are kind of supporting it and the pelvic floor muscles. so इसकी सपोर्ट में एक तो इसका एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ये ऐसे होती ना यूट्रस यहाँ पे होती तो इसके प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन चूंकि ये एक एंगल पर है, एंटी वर्जन हुआ है, एंटी फ्लेक्शन हुआ है, so that physics and mechanics makes it less vulnerable to prolapse and herniation. तो सपोर्ट मैकेनिज्म देखते हैं यार क्या क्या है. द यूट्रस इज अ मोबाइल ऑर्गन विच अंडरगोज एक्सटेंसिव साइज इन चेंज in size and shape during the reproductive period of life. So particularly अगर pregnancy होती है तो इसका size बढ़ता है, shape बढ़ती है, position change होती है. It's very much mobile organ, fixed organ नहीं है. ठीक है, इसका पूरे का पूरे uterus का जो सबसे fixed part है वो actually है ही cervix. Cervix is the most fixed part. बाकी का part तो काफ़ी ठीक ठाक mobile है. अच्छा, इसकी जो सपोर्ट है उसको हम प्राइमरी सपोर्ट एंड सेकेंडरी सपोर्ट. सेकेंडरी सपोर्ट कॉन्ट्रावर्शियल है, वही बातें आ गई देखो, ब्रॉड लिगामेंट, ये लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट. सो दीज आर एक्चुअली नॉट प्रोवाइडिंग बिग सपोर्ट. प्राइमरी सपोर्ट इज आइदर वाया द मसल्स ऑफ द पेल्विक डायफ्राम or the perineal body or the distal urethral sphincter mechanism. ये muscles हैं. These are all muscles of the pelvis which are supplying great strength and support to the uterus. Then there are some fibromuscular ligaments such as, एक तो इसका अपना axis कि ये एंटीवर्स्ड होती है, फिर प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट एंड यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट. ठीक है, एक डायग्राम दिखाता हूँ. सो दिस इज द डायग्राम शोइंग यू डिफरेंट पेल्विक फ्लोर मसल्स.
अब इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, हमने पेल्विक मसल्स की ऑलरेडी बात की हुई है, प्यूबोवजाइनालिस, प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, ये सारे पेल्विक डायफ्राम के मसल्स हैं, इनके ऊपर यूट्रस होती है, सो दे प्रोवाइड बिग सपोर्ट, ठीक है। सो पेल्विक डायफ्राम के ऑल द मसल्स दे आर लिस्टेड हियर। अब अगर इनमें कोई डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, बेबी प्रोड्यूस होने में अगर कोई मसल फाइबर फट छुट गए तो प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रोलैप्स हो सकती है आफ्टर पार्चुरेशन में अगर मसल्स डैमेज होते हैं, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। Then the perineal body is a strong support. So perineal body is very important structure, and it is a big time support to the whole different organs which are present in the pelvis perineum. और है छोटी सी वो perineal body, लेकिन उसका support extensive है पूरे pelvic diaphragm को. So अगर perineal body में कोई rupture हुआ किसी भी वजह से, either during parturition or any other trauma, then the pelvic floor की integrity is disturbed. And once the pelvic floor integrity is disturbed, uterus can prolapse. So perineal body is a fibromuscular node-like structure to which 10 muscles are attaching. You know, ये हमने पढ़ा हुआ already, pelvic muscles और diaphragm की playlist मेरी देख लो, उसमें ये किया हुआ है. It acts as an anchor for the pelvic diaphragm. So if perineal body is disturbed, the whole pelvic diaphragm and the muscles, all of them attaching, they are disturbed, and prolapse can happen. Okay. Then there is urethral sphincter mechanism. The urogenital diaphragm does not exist as a sphincter. Urethra is within the wall of the urethra. अच्छा, वॉल ऑफ द यूरेथ्रा में भी जो मसल्स अटैच हो रहे हैं, पर्टिकुलरली कंप्रेसर यूरेथ्री, स्फिंक्टर यूरेथ्री, वजाइनालिस, दे आल्सो गिव सपोर्ट टू द यूट्रस. देन द यूट्राइन एक्सिस इटसेल्फ. अगर ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे होता कि वजाइना है, वजाइना के ऊपर सर्विक्स है और यूं ही यूट्रस, सब वर्टिकल अरेंजमेंट होता तो इसके प्रोलैप्स और सैगिंग डाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. लेकिन चूंकि ये एंटीरियरली एंटीवर्स होती है, इस एंटीवर्जन की वजह से सेफ्टी हो जाती है भाई. फिर हैं ये लिगामेंट्स, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. इस डायग्राम को देखो यार, इस डायग्राम में यूट्रस एक्चुअली हटाई हुई है, ऊपर से देख रहे हैं. ये है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जो सर्विक्स और प्यूबिस सिम्फेसिस के साथ जा रहा है. एक्चुअली प्यूबिस सिम्फेसिस तो नहीं, रैमस के साथ जा रहा है. सो ये प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. देन देर इज ट्रांसफर्स सर्वाइकल लिगामेंट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सर्विक्स को और यूट्रस को. एंड देन देर इज यूट्रोसैक्रल, यूट्रस और सैक्रम के बीच में. सो ये तीन लिगामेंट तीनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. एक और एंगल से नजर आ रहा है लेटरल डायरेक्शन में ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, ये वाला ट्रांसफर सर्वाइकल. सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. प्यूबो सर्वाइकल, ट्रांसफर सर्वाइकल एंड यूट्रोसैक्रल, ये तीनों मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा दिए यहाँ पर, राइट. आगे बात को बढ़ाते हैं भाई. राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस. द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो है ना, ये तो पूरे का पूरा निकल के और ट्रेवल करता है और इंग्वाइनल केनाल तक इसकी लंबी कहानी है. द राउंड लिगामेंट आर टू फाइब्रोमस्कुलर फ्लैट बैंड्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग विच लाई बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंटीरो इंफीरियरली. ब्रॉड लिगामेंट से ये स्टार्ट होते हैं. ईच लिगामेंट बिगिंस एट द लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस, रन फॉरवर्ड्स एंड लेटरली, पासिस थ्रू द, ये सुनो, डीप इंग्वाइनल रिंग से पास होके ट्रांसफर्सेस द इंग्वाइनल केनाल एंड मर्जेस विद द एरिकुलर टिश्यू of the labium majors. So labium major तक ये पहुंचते हैं. They also provide support to the uterus. They're good in support. तो ये अभी हमने जितने structures पढ़े हैं ना भाई, ये सारे primary support mechanisms हैं. सारे muscles of pelvic diaphragm, perineal body and all these ligaments. एग्जाम में ना ये पूछते हैं, अगर आपसे ये पूछें कि सपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ यूट्रस बताओ और आप शुरू करते हो ब्रॉड लिगामेंट से, मैं तो आपको पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया क्लियरली कि ब्रॉड लिगामेंट जो है वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर. इट्स जस्ट द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन. सपोर्ट वाली चीजें ये हैं जो आपको याद रखनी है. ओके, सो रिमेंबर एंड पे अटेंशन टू दिस. तो ये मैंने आपको समझा दिया. राउंड लिगामेंट्स इन द इंग्वाइनल कैनाल, इट इज अकम्पनीड बाय अ प्रोसेस ऑफ पेरिटोनियम ड्यूरिंग द फीटल लाइफ. इफ इट परसिस्ट आफ्टर द बर्थ इज नोन एज द कैनाल ऑफ नाक, बट यूजुअली इट इज ऑब्लिटरेटेड. द राउंड लिगामेंट कीप्स द फंडस pulled forward and maintains the angle of antiversion. So ये जो angle of antiversion है ना, ये डायग्राम बड़ी ब्यूटीफुल डायग्राम है. ये है फंडस का पार्ट यूट्रस का, और ये इसको देखो इस तरह से अटैच करके रखता है. इसकी एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन को मेंटेन करके रखता है राउंड लिगामेंट. दीज आर ऑल प्रोवाइडिंग सपोर्ट. सो ये हिस्टोलॉजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी का काम इंद्रबीत सिंह से अलग प्लेलिस्ट. ओके, क्लिनिकल स्टफ सुनो. Colpotomy and colporrhaphy. Posterior colpotomy is done to drain
pus from the pouch of Douglas. So colpotomy का basically मतलब ये है एक incision देके इसमें कोई सुराख बना देना. Now intrauterine contraceptive devices are used to prevent implantation and fertilization. इस तरह से permanent device डाल देते हैं अंदर ताकि अगर zygote यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ लगकर zygote damage हो जाए और there is no pregnancy. So that's a type of contraception. इससे obviously side effects हो सकते हैं. Intrauterine device है तो intrauterine infection हो सकता है. Okay. Uterus is common site of formation of fibroids. Very common. Muscular जो cells हैं, they make structures called fibroids. Very common. Perineal body is one of the chief supports of the pelvic organs. Damage to the perineal body because of any reason, such as during pregnancy or during any other trauma. Prolapse of uterus is important. Not only uterus but also other organs. Okay, so that's all. अब बात हम करेंगे इसके बाद अगले organ की, which is vagina. सो वर्ड वजाइना के कुछ सिनोनिमस वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. कोल्पोस इज यूज्ड एज अ सिनोनिमस टू वजाइना, और इसी से रिलेटेड फिर कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं सच एज कोल्पोस्कोपी इज फ्रॉम कोल्पोस. सो स्कोप अंदर डाल के और देखना वजाइना में कि हाउ इज दी द वॉल्स लुकिंग लाइक एंड व्हाट इज द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी. सो कोल्पोस्कोपी. कोल्पाटमी, उस वजाइना को कट करके ओपन करना, एंड कोल्पोराफी इज दोबारा उसको सूचर करना. सो कोल्पो इज फॉर वजाइना. ओके. Now, vagina is, what's the definition? Is a fibromuscular canal forming the female copulatory organ. So that's basically the female copulatory organ. So if you look at this diagram, for example, जो uterus है, cervix and then uterus above, यहाँ uterus होगी इस तरह से. Uterus is the organ जहाँ पे the development of the embryo takes place, but vagina is the organ which receives the male penis. It is the organ which is the female coital organ. It is the organ which receives the sperm. So the penis is inserted into the vagina, and this is the area where sperms are released, and these sperms then travel upway into the uterus and then go to the uterine tube. So the female copulatory organ जो है, the male penis does not enter into uterus, for example, it enters into vagina. So vagina is the female copulatory organ. Okay, and literal terms में vagina means a sheath. So it's a sheath before the actual reproductive organs. It receives the sperm. Okay, vagina extends from the vulva of the uterus. So at one end is the uterus and is situated behind the bladder and urethra and in front of the rectum and anal canal. So ये जो words हैं, again they are easily visible in this diagram only, कि in front of vagina, so this is all the vagina, in front of the vagina is the urinary bladder and the urethra, and at the back side यानी posterior end of vagina पे there is rectum and anal canal. ठीक है. So anteriorly what is there? Bladder and urethra. Bladder and urethra, this is the anterior relation to the vagina, and posteriorly क्या चीज़ है? Rectum and anal canal. So here's the rectum, here's the anal canal. Okay. Now, what is the direction and the situation of vagina? In erect posture, which means if the female is standing, the vagina is directed upwards and backwards. Long axis of the uterus and cervix forms an angle of about 90 degrees with the long axis of vagina. What does that mean? देखें, ये simple thing to understand. What we are talking about, if the female is standing, like for example in this diagram, so what's happening, it's upward and backward. So in the upward direction and slightly tilted towards the backward. अब ये है vagina का long axis और ये है uterus का long axis, क्योंकि यहाँ पे ये cervix है तो यहाँ इस तरह से uterus होगी. So uterus का long axis और vagina का long axis approximately 90 degree का angle बनाते हैं. ठीक है. So that's the angle that they are talking about. The vertical axis of uterus, which is this, and the vertical या long axis of vagina, which is this, and they are making an angle of 90 degrees. Okay, so long axis of uterus and long axis of vagina makes an angle with each other. Size and shape, the anterior wall is about 8 centimeter and the posterior wall is about 10 centimeters, which means that the posterior wall is a little longer than the anterior wall. So here this is the anterior wall and this is the posterior wall. Okay, the diameter of the vagina gradually increases from below upwards, यानी below upwards, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएं तो diameter increase होता है, which means initial bits of vagina का diameter कम है, that's a small diameter, and as you see here in the upward there is a bigger diameter. The upper end or the vault is roughly 5 centimeter, twice the size of the lower end. The lower end is 2.5 centimeter. If ये it's not a fixed size, तो उसका double होगा roughly upper end, which is the vault of the vagina, जिसको कहते हैं ऊपर का part.
Okay, however it is quite distensible and allows the passage of the head of the fetus during delivery. अब ये important point है. देखो start में यहाँ एक word use किया था कि this is a fibromuscular canal. So this is a fibromuscular canal. So it is made up of fibers and muscles and it is extensively distendable. इतना ज़्यादा कि सोचो इसमें से पूरा बेबी पास आउट होता है. So बेबी पास आउट होने के लिए बेबी के हेड का साइज देखा है, पूरा बेबी इसमें से निकलता है. So ये the tube of vagina is highly elastic. It can get elongated in the diameter. इसका साइज बहुत बढ़ सकता है. The lumen is circular at the upper end and नीचे आके H slit बन जाती है. That's irrelevant, इतना important नहीं है. In the virgin, the lower end of the vagina is partially closed by a thin membrane which is known as a hymen. So hymen is usually it's a muscular fold which is present, or it's a mucosal fold, not the muscular fold. It's a mucosal fold which is present towards the lower end only in the virgins, and not necessarily कि सारे virgins में भी हो, because of a lot of such as masturbation or such as other stuff, jumping and Olympics and athletes. उनमें ये vaginal rupture is a very common phenomena. But anyways, it is usually present in virgins, the hymen, this mucosal membrane, but in married women, because of obviously the coital procedures, insertion of penis, this hymen is ruptured and is represented by remnants which are called coruncular hymenalis. So hymen का होना या ना होना is not the 100% sign of being somebody virgin. That's an important point to remember. Okay, it is more commonly seen in virgin hymen, but not necessarily always seen in virgins as well. Okay, the fornices of vagina, the interior of the upper end of the vagina or the vaginal vault is in the form of a circular groove that surrounds the protruding cervix. अब इसकी fixing ऐसे होती है कि जो upper end है vagina का, it is kind of fixed to the lower end of the cervix. इसकी वजह से यहाँ side पे ऐसे एक projection type की निकल जाती है, anterior side पे, posterior side पे, उनको fornix कहते हैं. There is an anterior fornix, there is a posterior fornix and there are two lateral fornices. That's all. ये kind of fixation है, जैसे कोई चीज़ किसी socket के अंदर fit होती है ना, बिल्कुल इसी तरह ये जो वजाइना है ये इस यूट्रस के साथ फिक्स होती है. तो साइड्स पे जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं उनको नाम देते हैं फोर्नाइसेस. रिलेशनशिप्स, एंटीरियर रिलेशन सिंपल, upper half is related to the base of the urinary bladder and lower half is related to urethra. Again, refer to this diagram, and if we divide the vagina into the upper part and the lower part, so say for example this is the upper part, इसके anterior relation में urinary bladder है, and if we say this is the lower part, तो इसके anterior relation में there is urethra. Okay, in the posterior wall, upper 1/4 is separated from the rectum by the recto-uterine pouch, middle 2/3 is separated from the rectum by the loose connective tissue, and the lower 1/4 is separated from the anal canal by the perineal body. ठीक है, तो ये अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अपर, अब ये एंटीरियर वॉल के कनेक्शन तो समझ में आ गए. एंटीरियर वॉल के अपर साइड पे यूरिनरी ब्लैडर है और एंटीरियर वॉल के अपर साइड पे या एंटीरियरली यूरेथ्रा है. पोस्टीरियरली जो अपर पार्ट है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय दिस पाउच विच इज कॉल्ड द रेक्टो यूट्राइन पाउच. ये पेरिटोनियल फोल्ड की वजह से यहाँ पे एक पाउच बनता है विच इज बिटवीन द वजाइना एंड द रेक्टम. सो रेक्टो यूट्राइन, यूट्रस भी है ना इसलिए रेक्टो वजाइनल भी वैसे कह सकते हैं इसको, रेक्टो यूट्राइन पाउच. फिर जो मिडिल थर्ड है समझ लो, वो और रेक्टम उसके बीच में लूज फैटी टिश्यू है, और जो लोअर एंड ऑफ वजाइना और एनल केनाल है उसके बीच में पेरिनियल बॉडी है. सो पोस्टीरियर एंड के ये रिलेशंस हैं. ठीक है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, ये बात समझ में आ गई डायग्राम के साथ. लेटरल वॉल्स दोनों तरफ, इसको अगर आप वजाइना को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अपर 1/3 में डिवाइड कर दें, मिडिल 1/3 में डिवाइड कर दें और लोअर 1/3 में डिवाइड कर दें, तो इसके अलग अलग रिलेशंस हैं. जो अपर 1/3 है उसमें यूट्राइन आर्टरी है, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल वजाइना. इसको अपर थर्ड में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे वजाइनल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी हैं लिटरल कनेक्शंस में. ये अगर मिडिल थर्ड में कह देता हूँ इसको, तो मिडिल थर्ड का लिटरल साइड अगर देखें तो लिवेटर एनाई मसल है, और ये लोअर थर्ड कह देता हूँ मैं वजाइना का, तो लोअर थर्ड के लेटरल साइड पे बल्ब ऑफ वेस्टिबुल है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है. ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अपर थर्ड के लेटरल, हम पढ़ रहे हैं लेटरल वॉल. ठीक है, एंटीरियर वॉल का रिलेशन हो गया, पोस्टीरियर का हो गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेटरल वॉल. लेटरल वॉल का जो अपर थर्ड है उसमें आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज मैंने आपको दिखाई रिलेशन में. देन मिडिल 1/3 में देयर इज लिवेटर एनाई मसल का पार्ट जो कि प्यूबोकॉक्सिजियस पार्ट कहलाता है, ये लिवेटर एनाई मसल है. एंड देन द लोअर थर्ड में देयर इज बल्ब ऑफ द वेस्टिबुल एंड बल्बोस्पंजियोसिस एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. सो ईजी स्टफ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. डायग्राम ये वाली देखते रहो और टेक्स्ट को पढ़ते रहो तो बात समझ में आ जाएगी. बस इतना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल के लिए ये वाली
वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है और लेटरल वॉल्स के लिए ये है। इसमें आप अपर हाफ में तो नहीं, अपर थर्ड में डिवाइड कर दो, फिर मिडल थर्ड में डिवाइड कर दो और फिर लोअर थर्ड में डिवाइड कर दो और देखो कि लेटरल साइड पर क्या मौजूद है। सो अपर थर्ड की लेटरल साइड पे ये आर्टरीज हैं, मिडल थर्ड के लेटरल साइड पे ये मसल है और लोअर थर्ड के लेटरल साइड पे ये ग्लैंड्स मौजूद हैं, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक हो गया जी, आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ वजाइना। Now vagina is a very vascular organ, it's a highly vascular organ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, and is supplied by the following arteries। सुनिए कौन कौन सी आर्टरीज सप्लाई करती हैं। इंटरनल आइलियक से डायरेक्ट सप्लाई आती है, which is the vaginal branch। It is also supplied by the uterine artery की branches। The lower part is supplied by the middle rectal as well as the internal pudendal. So it's pretty heavy blood supply. Even if you look at the diagram here, so you see this is vagina, that is vagina supplied by a lot of arteries, and in fact they make a plexus और एक vein बन जाती है। अभी ऊपर जितनी भी हमने आर्टरीज की बात की, कौन कौन सी आर्टरीज थी? देयर वाज इंटरनल आइलियक की ब्रांचेस, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस, इंटरनल प्यूडेंडल और मिडल रेक्टल की ब्रांचेस। इन सब की ब्रांचेस मेक एन एनास्टोमोसिस टू फॉर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिडलाइन वेसल्स विच आर कॉल्ड वजाइनल एजाइगस आर्टरीज। आपको बॉडी में एजाइगस वेन्स तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन कहीं बॉडी में एजाइगस आर्टरीज भी होती हैं, ये पता था? तो ये आज सुन लें, वजाइना में एंटीरियर और पोस्टीरियर एजाइगस आर्टरीज बनती हैं। इसी यहाँ पे दीज आर द ब्रांचेस विच आर एनास्टोमोसिंग विद ईच अदर, और ये सेंटर में बना दी इन्होंने एंटीरियर वजाइनल एजाइगस आर्टरी। ऐसे पोस्टीरियर भी बनती है, पोस्टीरियर वजाइनल एजाइगस आर्टरी। ओके, द रिच वजाइनल वेनस प्लेक्सिस ड्रेन्स इनटू द इंटरनल आइलियक वेन, वेन्स इंटरनल आइलियक में जाती हैं एंड दे अकम्पनी द वजाइनल आर्टरीज। Lymphatic drainage जो है from the upper third of the vagina goes into the external iliac lymph nodes, from the middle one third goes to the internal iliac, and from the lower one third goes to the superficial inguinal. So again जिस तरह से हम यहाँ पे lateral side में divide कर रहे थे ना vagina को upper third, middle third और lower third में, तो इसका lymphatic drainage भी ऐसे ही है। जो बिल्कुल lower part है it goes to the inguinal lymph node, और बाकी जो upper और middle parts हैं they go to the external and internal iliac lymph nodes respectively। नर्व सप्लाई, वजाइना का जो लोअर पार्ट है दैट इज पेन सेंसिटिव। ओके, द लोअर वन थर्ड ऑफ द वजाइना इज पेन सेंसिटिव एंड इज सप्लाइड बाय द प्यूडेंडल नर्व। सो ड्यूरिंग क्वाइटस यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो अगर पेन फील होता है, सो दैट इज द फाइबर्स आर ट्रेवलिंग इनटू द प्यूडेंडल नर्व, ओके, थ्रू द inferior rectal and posterior labial branches of the perineal nerve. The upper two-thirds of the vagina is pain insensitive and is supplied by the sympathetic drive as well as the parasympathetic drive. Different segments are written here. Nerves are derived from the inferior hypogastric and uterovaginal plexuses. Sympathetic fibers are vasoconstrictor and parasympathetic fibers are vasodilator. The fibers which accompany the vaginal arteries form the vaginal nerve. So that's all simple. Important बात ये है कि lower जो third है that is very pain sensitive. Okay? अच्छा, यूरेटर इन फीमेल पेल्विस अलग से हेडिंग इसलिए दी है क्योंकि फीमेल पेल्विस के अंदर जो यूरेटर का कोर्स है इट इज़ इन वेरी क्लोज रिलेशनशिप टू सम ऑफ द इंटरनल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, और फॉर एग्जांपल the ureter lies anterior to the internal iliac and immediately behind the ovary. So if you are dealing with ovary, you have to take care of the ureter. इसी तरह it is also in close relationship to the vaginal fornices, for example cervix, uterine artery. तो जब कभी अगर यूट्रस पे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और यूट्राइन आर्टरी को पर्टिकुलरली हैंडल कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आर्टरी लाइगेट कर रहे हो या कहीं यूरेटर तो लाइगेट नहीं कर रहे हैं. सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू आर डीलिंग विद यूरेटर और इफ़ यू आर डीलिंग विद आर्टरी. Obviously there are some ways to differentiate the two. Obviously the ureter is because it contains more muscular and peristaltic function होता है इसका यूरिन को पास करना, so it exhibit actually peristaltic movement which can be appreciated on the operation table. Okay, or it is pale, glistening and is palpated as a firm cord. So there are some identification features and the experienced surgeon can obviously identify which one is ureter and which one is a uterine artery. कहीं ऐसा ना हो यूरेटर को लाइगेट कर दें और समझ रहे हैं कि जी हमने आर्टरी को लाइगेट किया, सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी यार. सही है. अच्छा, हिस्टोलॉजी हम नहीं डिस्कस कर रहे वजाइना की क्योंकि इंद्रबीर सिंह से अलग से डिस्कस करेंगे. कुछ क्लिनिकल स्टफ सुन लो. वजाइनल एग्जामिनेशन इज अ कॉमन रूटीनली परफॉर्म एग्जामिनेशन in routine gynecological practice. Inspection and palpation दो अलग अलग चीज़ें हैं. Inspection is to inspect the vagina. Vagina is first inspected just by opening the labia minora and labia majora. इनको just open करके and you physically look at how the vagina is actually grossly visible, कैसी नज़र आ रही है.
पिंकिश है, रेडिश है, कोई उसमें लेसरेशन तो नहीं है, कोई वुंड तो नहीं है, कोई secretions तो नहीं है, that sort of thing. So this is all under the heading of inspection. फिर one can also insert an speculum and actually examine the vagina up till the vaginal vault, जो सर्विस तक जाता है. vaginal swab भी ले लेते हैं अगर कोई secretions वगैरह हैं, to check the culture and sensitivity के कोई infection वगैरह तो नहीं है. Then palpation of pelvic organs can also be done by per vaginal examination. जैसे per rectal examination होता है, you insert a finger into the rectum. Similarly, you insert a finger into the vagina to feel different organs through vagina, because हमें पता है कि anteriorly there is urethra and urinary bladder and pubic symphysis. Posteriorly there is rectum, anal canal and pouch of Douglas. Laterally there are ovary, lateral pelvic wall structures, ureters, and superiorly there is cervix. So all these structures can actually be felt, and more so with the bimanual examination. यानी एक फिंगर आपने इंसर्ट की हुई है into the vagina, और यहाँ से आप ये देखें सर्विक्स के बिल्कुल पार्ट को फील कर सकते हैं. एंटीरियरली यू कैन हैव अ फील ऑफ हाउ द ब्लैडर इज, यूरेथ्रा इज, रेक्टम इज, रेक्टो यूट्राइन पाउच इज, एंड ऊपर से दूसरा हाथ यूज़ करते हुए यू कैन ऑल्सो पैल्पेट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द यूट्राइन स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द bimanual examination. Vaginal lacerations are actually traumatic lacerations in the vagina. Traumatic आपको laceration, ulcers या wounds नज़र आते हैं. That is indicative of forcible coitus, such as in the condition of rapes. Okay, and also during childbirth. Childbirth के दौरान भी this is possible. Accidents में भी this is possible. और extensive masturbation में, for example, this is possible. So all these possibilities would lead to vaginal lacerations. Okay, which are visible on inspection. Hymen can be examined for medical legal purposes, but I told you the presence of hymen or absence of hymen is not 100% indicative of virginity. So virginity के hymen के साथ 100% relation नहीं है, because hymen is lost during masturbation, for example, during if somebody is doing strenuous exercise or somebody is athlete, things like that. वो virgin भी होंगे but उनमें hymen भी नहीं होगा. So that's possible. Okay, vaginitis is inflammation of vagina, and that can be because of infections such as gonococcal infection or sexually transmitted diseases and other range of stuff. And white discharge from vagina because of infection is a common condition known as leukorrhea. अक्सर females इसको feel करती हैं, experience करती हैं once or more than once in their reproductive age. Leukorrhea, white liquid discharge. Okay, now prolapse of anterior wall, vagina का अगर prolapse होता है because of any troubles in the pelvic diaphragm or the musculature or the normal framework, तो ये पॉसिबल है कि वजाइना के साथ साथ एंटीरियर वॉल के स्ट्रक्चर्स भी हर्निएट कर जाएं, प्रोलैप्स कर जाएं, या पोस्टीरियर वॉल के स्ट्रक्चर्स भी वजाइना के साथ प्रोलैप्स कर जाएं. सो एंटीरियरली अगर स्ट्रक्चर्स प्रोलैप्स करेंगे तो यूरेथ्रा प्रोलैप्स कर सकता है, यूरेथ्रोसील, ब्लैडर प्रोलैप्स कर सकता है, सिस्टोसील. पोस्टीरियर वॉल में क्या होता है, रेक्टम, तो रेक्टम प्रोलैप्स कर सकता है, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. Neoplasms, primary new growth of vagina like the infections are uncommon. So that is one thing which is uncommon. हम हर जगह कहते हैं कि जी यहाँ कैंसर कॉमन है, यहाँ, लेकिन वजाइना में कैंसर एक्चुअली अनकॉमन है और मेटास्टेटिक कैंसर भी अनकॉमन है. सो इट्स नॉट अ वेरी फेवरेट साइट फॉर नियोप्लाज्म्स. Episiotomy is a procedure where an incision is given to the posterolateral side of the vagina and to the pelvic floor structures ताकि बेबी डिलीवरी में आसानी हो सके. बिकॉज सी दिस इज़ अ वेरी स्मॉल ओपनिंग, सो बाज़ों का यहाँ पे निक दिया जाता है इनटू द वजाइना एंड द पेल्विक फ्लोर, ताकि ये जगह थोड़ी सी बड़ी हो जाए और बेबी का जो हेड है वो ईजिली आउट ऑफ वजाइना आ सके. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. बेसिकली हम डेवलपमेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज डेवलपमेंट मैं करा चुका हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फ्रॉम लेगमेन, तो वो मेरी आप एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टम बेस्ड जो एम्ब्रियोलॉजी है उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो. विद दिस द इंटरनल जेनाइटल्स आर ऑल डन. वी डिस्कस्ड अबाउट ovary, we discussed about uterine tubes, we discussed about uterus, and we discussed about vagina. So that's all about the female internal reproductive organs. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.